हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, प्री क्वार्टरली एग्ज़ाम। तो आपको सिलेबस बता दिया गया, आपका रिवीजन चल रहा है। तो मैंने आपका 2 चैप्टर का रिवीजन करवा दिया था। अब आपका तीसरा चैप्टर क्या है, आपको मैंने बताया था आपके 4th चैप्टर आने वाले हैं एग्ज़ाम में। और मैंने सिलेबस भी बता दिया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपके 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ, 1 वर्ड आंसर। और ये 35 क्वेश्चन आपके आएंगे टोटल। और आपको इन्हीं 4 से ये क्वेश्चन आएंगे। और 15 क्वेश्चन आपके इससे होंगे, ग्रामर से, हिंदी सेकेंड से। और बाकी 20 क्वेश्चन आपके लिटरेचर से होंगे। तो आपको मैंने 2 चैप्टर इसमें रिवाइज करवा दिया था। आपको मैंने बताया था इसको रीड करिएगा। मुश्किल से आपका 10 मिनट का समय लगा होगा ये दोनों चैप्टर रीड करने में। अब आपके 3rd और 4th चैप्टर बाकी हैं, इनको भी मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। रिवीजन के बाद आप फिर से इसको एक बार रीड करिएगा, फिर आपकी इसकी तैयारी पूरी हो जाएगी। फिर आप लिटरेचर पढ़ लेंगे और बाकी के सब्जेक्ट पे आप अपना फोकस करिएगा। आपको सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो सभी सब्जेक्ट पर उतना ही फोकस करिएगा। ये नहीं कि ये तो हिंदी है, इसको क्या पढ़ें, ऐसा नहीं करना। आपको सभी सब्जेक्ट टोटल मार्क्स आपको अच्छे लाने हैं। तो आइए तीसरे चैप्टर यानी अध्याय 3 जो है शब्द विचार, इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको आपको पढ़ाया था शब्द क्या होता है। तो ये जो है क्लास 8 की बुक है, ये रिवीजन क्लास 8 के बच्चों के लिए है। तो पहले देखते हैं शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं। शब्द विचार में मैंने आपको पढ़ाया था वर्णों के समूह जो कुछ न कुछ अर्थ देते हों शब्द कहलाते हैं। अर्थात आप भी जानते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को अर्थ शब्द कहते हैं। क्योंकि अगर हम लिख देंगे म ल क तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो ये शब्द नहीं होगा। ये मलक कुछ मतलब नहीं रखता। अगर इन्हीं तीनों वर्णों को जोड़कर हम कलम लिखते हैं या कमल लिखते हैं तो ये दोनों सार्थक शब्द हैं। तो इसी तरह से आपका क्या हो गया, शब्द विचार में शब्द क्या है, वर्ण को सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे धरती, नदी, पेड़, पर्वत अर्थ देने के कारण ही ये सार्थक समूह है वर्णों के। साथ ही पूरा अर्थ देने के कारण ये समूह एक दूसरे से स्वतंत्र भी होते हैं। अर्थात प्रत्येक शब्द का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अर्थात प्रत्येक शब्द यानी हम कोई भी वाक्य पढ़ते हैं, जैसे राम विद्यालय गया, तो यहाँ पे 3 शब्दों का इस्तेमाल हमने किया है, राम, विद्यालय और गया। तो तीनों का अपना अलग अलग अर्थ है। विद्यालय का मतलब आप जानते हैं, राम एक कोई संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम है, किसी बच्चे का नाम है। गया मीन्स वो चला गया। तो इस तरह से जो सार्थक शब्द होते हैं उनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वाक्य से हटकर भी वो कुछ होते हैं। तो ये हो गया आपका शब्द किसे कहते हैं। शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इनकी पहचान पद के रूप में होती है। अर्थात जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें जो शब्द आते हैं उन्हें पद कहते हैं। जैसे पर्वत, नदी, पेड़ आदि धरती पर पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये शब्द स्वतंत्र थे, धरती, नदी, पेड़, पर्वत। अब जब ये वाक्य बन गए पर्वत, नदी, पेड़ आदि धरती पर पाए जाते हैं, तो इनकी पहचान एक पद के रूप में होगी। अर्थात किसी वाक्य के ये संज्ञा पद हैं, ये सर्वनाम पद हैं या ये क्रियापद हैं। इस तरह से इनका स्थान होता है। वाक्य में पद ग्रहण करने के कारण पर्वत, नदी, पेड़, धरती वाक्य के पद बन गए। अभी तक ये स्वतंत्र शब्द थे, अब ये पद बन गए। और इसके अलावा आपको देखना है शब्द के भेद। तो शब्द के भेद 4 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर, प्रयोग और व्याकरण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो ये 4 तरह से भेद होते हैं। मुख्य भेद अगर आपसे पूछा जाता है कि शब्द के कितने भेद किए जा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा शब्दों के भेद मुख्यतः 4 आधार पर किए जाते हैं। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, फिर उत्पत्ति के आधार पर, फिर प्रयोग या प्रयोग के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर। तो ये हो गया आपका
शब्द के भेद। तो फिर अगर आपसे अलग अलग भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो आप जानते हैं रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं शब्द के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द आप जानते हैं क्या है, वो जो परंपरा से, हमारे प्रचलित परंपरा से जिनका नाम कोई रख दिया गया, अर्थात वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर इस प्रकार के शब्दों के अंश प्राप्त हों जिनका कोई अर्थ न निकले, उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कुर्सी, कुर्सी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में कुर्सी जैसी चीज़ दिखाई देती है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है कि कुर्सी इसका अर्थ क्यों है, तो रूढ़ शब्द ऐसे ही होते हैं। लोटा है, घड़ा है, गिलास है, बर्तन है, ये सब रूढ़ शब्द हैं। किस आधार पे इनका नाम ये है ये नहीं रहता है, इनका अलग कोई अर्थ नहीं होता है अलग से, तो ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर दूसरा रचना के आधार पर यौगिक शब्द हैं, यानी 2 रूढ़ शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। योग का मतलब ही होता है जोड़। तो आपको अगर ऐसा पूछा जाता है कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं या 2 शब्दों के योग से बने शब्दों को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर यौगिक होगा। इस तरह से आप अपनी तैयारी हर हिसाब से करिएगा। योग रूढ़ क्या होता है, वे शब्द जिनका 2 शब्दों के मिलने से तो बनते हैं पर उनका एक अलग ही अर्थ होता है। मैंने आपको जब समास पढ़ाया था तो भी इसके बारे में पढ़ाया था। और यहाँ पे योग रूढ़ जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो तथा जिनका अर्थ निश्चित होता है, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। अर्थात रूढ़ शब्द होते हैं, 2 अलग अलग रूढ़ शब्द हैं, उनका योग करने पर निश्चित अर्थ होता है उनका, वही योग रूढ़ कहते हैं। जैसे चारपाई, जलज, पीताम्बर, वीणापाड़ी, ये होता है योग रूढ़ शब्द। उसके बाद है दूसरा आपका उत्पत्ति के आधार पर। भाषा की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो है, देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, भाषा के नहीं, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशिज शब्द, विदेशिज शब्द। तद्भव शब्द आप जानते हैं क्या होते हैं, संस्कृत शब्दों का बिगड़ा स्वरूप जो जिनका प्रयोग हम हिंदी के रूप में करते हैं और सार्थक ढंग से करते हैं, उसको गलत भी नहीं माना जाता, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि को हम आग कहते हैं, कंकड़ को हम कंगन बोलते हैं, दुग्ध को हम दूध बोलते हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो तत्सम शब्द है, संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों, अर्थात जैसा संस्कृत में प्रयोग किया जाता है वैसा ही अगर हम हिंदी में भी जिन शब्दों को प्रयोग करते हैं तो वो तत्सम हो कहलाते हैं। जैसे पतंग है, रात्रि है, विद्या है, मंदिर है, जल है, अहंकार है, ये सब डायरेक्ट संस्कृत में जैसे प्रयोग होते थे वैसे को वैसे हमारे हिंदी में आ गए हैं, तो इनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया है, ये आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से तत्सम शब्दों का हम तद्भव में प्रयोग करते हैं और ओरिजिनल तत्सम शब्द क्या होते हैं। फिर आपका उत्पत्ति के आधार पे जो तीसरा है प्रकार, वो देशिज शब्द है। देशिज शब्द यानी जो शब्द न संस्कृत भाषा के हैं और न किसी अन्य भाषा के हैं, परंतु जो हिंदी की आवश्यकता अनुसार बना लिए गए हैं, वे देशिज शब्द होते हैं। जैसे झाड़ू, थैला, खिड़की, चारपाई, जो हिंदुस्तान में बोले जाते हैं, ना वो किसी भाषा से आए हैं ना संस्कृत से आए हैं। हिंदी की उत्पत्ति आप जानते हैं संस्कृत से हुई है, तो संस्कृत के शब्दों को तो हम तद्भव बोलते हैं, लेकिन जो अपने आप ही हमने बना लिए हैं उसके आकार प्रकार के अनुसार जिसका नाम दे दिया गया है उसको देशिज शब्द कहते हैं। तो ये रूढ़ शब्दों में भी आते हैं लेकिन इनको देशिज शब्द कहा जाता है। जैसे फुकनी, जूती, थप्पड़, थैला, झाड़ू, खिड़की, खाट, चारपाई, ये सब देशिज शब्द हैं। इसी प्रकार है चौथा प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात उत्पत्ति मतलब होता है कहाँ से उत्पन्न हुए, तो ये उनका उत्पत्ति कैसे हुई है। ये चारों प्रकार आपने देखा, अभी चौथा भी आपने नहीं देखा, तद्भव यानी जो संस्कृत से लिए गए लेकिन इनका प्रयोग बदल गया और हिंदी के रूप में इनका प्रयोग होने लगा सार्थक रूप में। और दूसरा जो है तत्सम, वो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे। देशिज
जो किसी भाषा के नहीं है, परंतु हिंदी की आवश्यकता के अनुसार हमने उनका नामकरण कर लिया है, वो है। अब है विदेशी शब्द, वे शब्द जो हिंदी में विदेशी भाषाओं से आ गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये विदेशी शब्द कहाँ कहाँ से आए हैं? अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, ग्रीस, पुर्तगाली, चीन, जापान, फ्रेंच आदि देशों के जो शब्द हैं वो हम अपने हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं सेम उसी रूप में, तो इसको हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे है अंग्रेजी के शब्द तो हम बहुत ज़्यादा ही प्रयोग करने लगे हैं हिंदी में, जैसे नर्स, डॉक्टर, पुलिस, मशीन, हॉस्पिटल, रेल, कोर्ट, इन सब को हम इंग्लिश ही प्रयोग करते हैं हिंदी लिखने में भी, तो ये सब विदेशी शब्द हैं। इसी तरह अरबी के शब्द हैं, फारसी के हैं, तुर्की के हैं, ग्रीस के हैं, तो इस तरह से हो गया आपका ये। इसको सब एक बार देख लीजिएगा। जैसे हम साबुन को साबुन ही बोलते हैं, जबकि ये हिंदी शब्द ना हो के पुर्तगाली शब्द है। हम कमरे को कमरा बोलते हैं, ये भी एक पुर्तगाली शब्द है। चाय ये चीनी शब्द है, लेकिन हम हिंदी में इसको नहीं बोलते, इसको चाय ही बोलते हैं। रिक्शा को हम रिक्शा ही कहते हैं, जबकि ये जापानी है और हिंदी की बुक में भी ये रिक्शा ही आप पाएंगे, तो ये विदेशी शब्द है। इसी तरह से तीसरा जो आधार है प्रयोग के आधार पे, प्रयोग एवं व्याकरण के आधार पे जो वर्गीकरण किया गया है शब्दों का, वो दो प्रकार के हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी क्या होते हैं? जिन शब्दों में के रूप वाक्य में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वाक्य की स्थिति क्या है उसके अनुसार उनका रूप परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी कहलाते हैं। ये शब्द कौन कौन से होते हैं? ये संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं, क्रिया होते हैं। जैसे सर्वनाम को मान लीजिए मैं शब्द है, इसको हम कभी स्थिति अनुसार मुझे बोलते हैं, मुझे दीजिए, मैं खाऊंगी, यह मेरा है, मेरा खाना है। तो ये मैं शब्द क्या हो गया? ये सर्वनाम शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग हमने किस प्रकार किया? तीन प्रकार से किया। इसी तरह मान लीजिए कोई बच्चा है तो हम उसको बच्चा, बच्ची, बच्चे, वचन और लिंग के परिवर्तन के अनुसार उसको भी बोल सकते हैं हम। इसी तरह क्रिया शब्द हैं, जैसे चलता है, चलते हैं, चलती है, ये सब शब्द हैं। तो ये क्रिया, सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा शब्द जो होते हैं ये विकारी होते हैं। इसके अलावा अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में कभी रूप परिवर्तन नहीं होता है, जो हमेशा एक समान रहते हैं, लिंग चेंज हो जाए, वचन चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो एक ही प्रकार से बोले जाते हैं। ये कौन कौन से शब्द होते हैं? क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक और निपात। ये इतने प्रकार के शब्द जो होते हैं ये अविकारी या अव्यय माने जाते हैं, अर्थात चाहे लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए, बाकी की परिस्थितियां बदल जाए, लेकिन ये अपने उसी रूप में प्रयोग में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए धीरे धीरे है, आज है, यहाँ है, पास है, अंदर है, बाहर है, ओह है, क्योंकि है, ये सब शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं। अब चौथा आपका है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो शब्दों का विभाजन होता है वो देखिए आपकी बुक में दिया है 4 प्रकार के अर्थ के आधार पर, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपर्यार्थक। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अर्थ के आधार पे जो शब्दों का वर्गीकरण होता है, कहीं कहीं ये 2 प्रकार का माना जाता है, सार्थक और निरर्थक। तो निरर्थक का तो कोई महत्व नहीं होता है, बाकी ये जो शब्द है एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी, इसमें कुछ और भी शामिल होते हैं, जैसे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होते हैं और निपात शब्द होते हैं, ये भी सार्थक शब्दों में शामिल होते हैं। ये जो होता है कहीं कहीं आपका जो टोटल अर्थ के आधार पर ये 4 वर्गीकरण दिया गया है, ये जो होता है पहले 2 भागों में बांट के, सार्थक और निरर्थक, उसके बाद इनको अलग अलग किया जाता है। ये सब सार्थक शब्दों के प्रकार हैं। और निरर्थक जो होते हैं वो शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक कहते हैं। तो आपके बुक में यहाँ पे 4 अर्थ के आधार पर 4 वर्गीकरण दिया है, ये आप पढ़िएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि कहीं कहीं अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द बताए गए हैं, एक सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ये सब सार्थक में आते हैं और बाकी निरर्थक का कोई मतलब नहीं होता है।
तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि हमने कितना सीखा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। वर्णों के समूह जो कुछ न कुछ अर्थ देते हैं वो शब्द कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधार पे होता है: रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग एवं व्याकरण के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो ये शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, इनका 4 आधार पे वर्गीकरण होता है। तो ये आप जान रहे हैं शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है रचना के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, या उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं, या अर्थ के आधार पे कितने होते हैं, तो इस आधार पे आप ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट ये मत लिखिएगा कि यहाँ 4 है तो 4 ही प्रकार होंगे। यद्यपि रचना के आधार पे जो 3 प्रकार के शब्द होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये जो मुख्य रूप से अगर सिर्फ इतना ही पूछा शब्द मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तब यहाँ आप ये 4 प्रकार लिखेंगे। अन्यथा आप ये ध्यान दीजिएगा कि किस आधार पे पूछ रहा है, उस आधार पे आपको लिखना है। इसके अलावा जो है आप ध्यान देंगे एक्सरसाइज पे। आपको एक्सरसाइज भी टोटल कंप्लीट याद होनी चाहिए। आपके एक्सरसाइज में देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी ये जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है, MCQ वाले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स, ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको आएंगे। इसके अलावा एक टाइप और आएगा, 1 वर्ड आंसर। जैसे मान लीजिए यही शब्द है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ आपको डिफिनीशन न बता के, पूरा ब्यौरा न दे के सिर्फ उसकी संख्या लिख देनी है कि शब्द इतने प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से 1 वर्ड आंसर आपको देना है। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर का मैं दूसरे वीडियो में रिवीजन करवाऊंगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।